यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। Major combat operations in Iran. दोस्तों, इजराइल, ईरान, अमेरिका सबके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। क्यों वॉर हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या इसके प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, इंडिया में मोदी का क्या रोल है इस वॉर के अंदर, सब कुछ जानने को मिलेगा। आप भले ही वीडियो को लाइक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जरूर लिखिएगा आपके विचार जो भी इस वीडियो के बारे में हो। तो आपका टाइम खराब न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते। सर, आज का हमारा पहला सवाल जी, इजराइल और ईरान के बीच इतना बड़ा महायुद्ध हो रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, 1979 के पहले ईरान और इजराइल में अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ईरान में इस्लामिक सरकार आ गई। उन्होंने तरह तरह के बयान देना शुरू कर दिया कि मार देंगे, काट देंगे, इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, और ये सारी चीज़ें होने लगी। अब सीधी सी बात है, एक देश सुनते तो नहीं रहेगा, उन्होंने जवाब देना शुरू किया। दूसरा क्या है कि इनके अंदर जो ईरान है उसमें इस्लामिक धर्म है पूरा का पूरा, और जो इजराइल है उसके अंदर यहूदी रहते हैं, तो धार्मिक टकराव भी देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है कि ऐसा सुनने में आया है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने के ऊपर काम कर रहा था काफ़ी लंबे समय से, जो चीज़ इजराइल और अमेरिका दोनों को ही पसंद नहीं थी जी। यहाँ तक कि ईरान के कई नेता तो उस समय ये भी कह देते थे कि जो इजराइल है वो तो एक वैलिड स्टेट है ही नहीं, वो तो इनवैलिड है पूरी तरह से। अब कौन बर्दाश्त करेगा? तो टकराव बहुत पुराना है, आज का कोई नया टकराव नहीं है। हाँ, लेकिन समय समय पे ये उग्र होता रहता है कई ना कई चीज़ों को लेकर के। क्या ये युद्ध पहले से प्री प्लान था? हाँ, ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने पूरी तरह से इसकी तैयारी कर ली थी। इजराइल भी पहले से तैयार था और मिसाइलें वगैरह पूरी तरह से ईरान की तरफ तैनात कर दी गई थी। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. तो फिर लंबे समय से बातचीत करने का ढोंग क्यों किया? नहीं, बातचीत तो ठीक ठाक ही चल रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा पीस होने ही वाला था, मतलब शांति स्थापित होने वाली थी, फिर अचानक से अटैक हो गया। तो इसका मतलब तो यही कहा जा सकता है कि पहले से सोच समझ के बैठे थे वो। जी। तो इजराइल ने दबाव बनाया अमेरिका पर? हाँ, निश्चित रूप से दबाव बनाया गया, सामने तो यही आ रहा है। कई बार बातचीत में ये सामने आया है कि ईरान परमाणु बम बना रहा था, क्या ये सच है? अभी तक देखिए ऐसे कोई सबूत तो मिले नहीं है कि ईरान ऐसा कर रहा था, लेकिन यूरेनियम तो काफी इकट्ठा किया उन्होंने। हाँ, 60% इनरिचमेंट सामने आया है कि लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा काम कर रहे थे। बाकी हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई इतना सारा यूरेनियम अगर उनके पास में है तो वो जब चाहें परमाणु बम बना सकते हैं या अपने उस गोल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने अभी ऐसा किया है या करने ही वाले थे, ऐसा कोई ठोस सबूत तो नहीं है जी। कौन ज्यादा ताकतवर है, इजराइल या फिर ईरान? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पावरफुल हैं। यदि देखा जाए, ईरान के पास लगभग 6,10,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन इजराइल के पास में लगभग 2.25 लाख के आसपास ही हैं। ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, देश भी बड़ा है, तो अगर नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो ईरान मजबूत है। लेकिन टेक्नोलॉजी और हथियारों के अंदर? टेक्नोलॉजी और हथियारों के अंदर तो निश्चित रूप से इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। ईरान कहीं दूर दूर तक भी आसपास नहीं है इजराइल के, जब चाहे जो इजराइल खत्म कर सकता है ईरान को। एडवांस फाइटर जेट हैं, एडवांस मिसाइल, पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर वेलफेयर, इंटेलिजेंस, क्या कुछ नहीं है इजराइल के पास, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो पावरफुल बनाती है ईरान को भी, उसकी जो मिसाइल्स हैं वो। सारी बातें ठीक है, लेकिन खामनेई को क्यों मारा? देखो, अली खामनेई को मारने के पीछे सीधी सीधी चीज़ें तो यही थी कि वो वहाँ का सुप्रीम लीडर था, और सुप्रीम लीडर को मार करके कोई भी देश ये चाहता है कि युद्ध को जल्दी ख़त्म करना। क्या है कि वहाँ से मिलिट्री से एक तो कम्युनिकेशन टूट जाएगा, और दूसरा क्या है कि जो जनता के अंदर भी एक सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि भाई आपकी तो लीडरशिप ही खत्म हो गई है, तो अब किसके भरोसे आप युद्ध लड़ोगे। तो कमज़ोर करना था भाई। पहले राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो यही तो होता था, सबसे पहले राजा को निपटा दो, सेनापति को निपटा दो, तो उसके बाद सेना अपने आप ही सरेंडर कर देती थी। तो वही सब चीज़ें करने का प्रयास किया गया यहाँ पे। क्या ईरान के बारे में सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक निकला? निश्चित रूप से ही तो अब आप लोग कह सकते हो कि भाई ईरान जो है, इजराइल ने कभी नहीं सोचा था ना, अमेरिका ने इजराइल ने मिलकर के कि इतना टाइम लगेगा। उन्होंने सोचा था सरेंडर करवा लेंगे 2-4-10 दिन के अंदर, है ना। बड़े नेता को, सुप्रीम लीडर को तो मार ही दिया था, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने क्या है कि अपनी आर्मी को छोटे छोटे ट्रूप्स के अंदर बांट दिया था। एयरफोर्स सिस्टम तो उनके पास इतना मजबूत नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रयास किए। तो सुप्रीम लीडर्स के मारे जाने के बाद जो है वो युद्ध फिर भी जारी रह रहा है, आपके सामने ही है सारी चीज़ें जी। दूसरा, ईरान के पास में फतेह जैसी मिसाइलें हैं, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है इनकी। तो इसका मतलब ये है कि इजराइल का काफ़ी बड़ा हिस्सा ये कवर कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से मतलब बहुत बड़ी लीड लेने का एक कारण बना है ईरान के पास।
नहीं तो ईरान कहाँ टिक पाता इन लोगों के सामने। जी, मोदी की क्या भूमिका है इसमें? इजराइल दौरे के बाद ये सब कुछ हुआ। देखिए, विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है कि एक हफ्ते पहले पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो था ही इनका तो अटैक करने का, और मोदी वहाँ पे जा कर के आए हैं तो गलत मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये तो क्या है ना, विपक्ष का काम तो है आरोप लगाना। भाई इंडिया के लोग क्या वहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर नहीं रहते हैं? तो इंडिया तो पूरी तरह से न्यूट्रल है ना। इंडिया ने पहले कभी किसी का साथ दिया है, ना इंडिया इस तरह से किसी का साथ देगा। भाई ना तो वो इजराइल के सपोर्ट में बोल सकता है, उनसे अपने फ़ायदे हैं। ईरान के साथ में भी रहना है क्योंकि इससे अपन लोग कच्चा तेल वगैरह सब खरीदते हैं, इजराइल से हथियार वगैरह बाई करते हैं, तो दोनों से ही फ़ायदा है अपने को, तो बैलेंस रहना चाहिए। और वही काम शायद अब मोदी सरकार भी कर ही रही है। जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई बड़ा रोल रहा होगा मोदी का कि जाकर के मोदी ने अटैक करवाया है। और ऐसा अगर मोदी करवा ही सकते थे तो फिर ये तो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर फिर सबसे पहले अटैक तो चाइना पे करवा देना था। क्या अमेरिका कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंस रहा है अफगानिस्तान की तरह? नहीं, अभी से तो ये सब कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो इजराइल और जो ईरान है, दोनों अपने जो हथियार हैं उनको बिल्कुल देख परख के यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। दूसरी तरफ से मीडिया तो फालतू की बातें दिखाता रहता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत सब चीज़ें मतलब सोच समझ के यूज़ करी जा रही हैं। ईरान इस टाइम पे मोस्टिक डिफेंस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री यूनिट से लड़ रहा है, हजारों प्लास्टिक मिसाइल्स और ड्रोन का यूज कर रहा है। तो युद्ध कब खत्म होगा शायद ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसके पास में मिसाइलें और ड्रोन पहले निपट जाएंगे। जिसके पास पहले निपट जाएंगे वो हथियार त्याग देगा, या फिर पता नहीं सीज फायर हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो ये कहना कि भाई कोई बहुत लंबा युद्ध चलेगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। क्या ईरान की वजह से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई रुक जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया को 20% तेल देता है। देख, ऑयल तो बहुत सारे कंट्रीज़ का जाता है। जी, एक रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तक तेल जाता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तेल केवल अकेले ईरान का नहीं होता है इसमें। जी, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ईरान, लेकिन ये सारा तेल समुद्र के रास्ते से होते हुए पूरी दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन वो जो रास्ता है वो बंद होने की कगार पे आ गया है और युद्ध इसी तरह से चलता रहा तो हाँ, ये जो लॉस है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर देखने को मिलेगा तो वो इंडिया को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ऑयल की कीमतें हमारे यहाँ वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और शायद ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा देखने को मिल सकता है। जी, क्या गल्फ कंट्रीज भी सीधे युद्ध में उतर जाएंगी? हाँ, देखिए, अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को अगर इस तरह की नौबत आती है कि उनके बंदरगाह वगैरह हैं जहाँ से वो ऑयल सप्लाई करते हैं, इन चीज़ों पे अगर बन आती है तब तो वो उतरेंगे। अदरवाइज़ तो उनके सामने दो चुनौती हैं सबसे बड़ी कि भाई एक तो वो अमेरिका के दोस्त हैं, तो अमेरिका के दोस्त हैं तो सीधे आकर के तो मैदान में उतर नहीं सकते, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि भाई तुम तो सारे दोस्त मिल करके एक को मार रहे हो। जी, दूसरी चीज़ ये भी है कि जोग्राफी के लिहाज से ईरान के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, यानी ईरान का एक ठीक ठाक सा कंट्रोल है उन कंट्रीज़ के ऊपर सीधे अटैक करने के लिए। तो शायद मुझे नहीं लगता कि सीधे उतरेंगे, बचना चाहेंगे वो। मतलब क्यों फालतू के लफड़े में? भाई पड़ोस में अगर कहीं लड़ाई होती है तो अपन जा करके सीधे थोड़ी ना कूद जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई कुल्हाड़ी लेकर के अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाएगा तब तो फिर बात अलग हो जाती है। जी, जी। सर, सबसे चिंताजनक सवाल, क्या विश्व युद्ध हो सकता है? देखिए, अभी तो विश्व युद्ध का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर चीन और रूस जैसे देश सीधे अगर युद्ध में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वॉर होकर रहेगा। और इस बार का जो वॉर है मुझे लगता है ऑयल की वजह से होगा। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ऑयल का ही हो सकता है, क्योंकि और तो कोई बड़ा रीज़न नज़र भी नहीं आता। सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना और रसिया भी बचेंगे डायरेक्ट युद्ध में कूदने से पहले, क्योंकि उन्हें भी दिखता है ना कि खतरा न्यूक्लियर वार हो सकता है। तो शायद अभी तो नहीं है ऐसी स्थितियाँ, पर हो सकता है इन फ्यूचर बन भी जाएँ। सुना है ईरान के पास इतनी मिसाइलें, अमेरिका थक जाएगा, लेकिन ईरान की मिसाइलें ख़त्म नहीं होंगी। क्या बात कर रहे हैं जी, अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि ईरान की मिसाइलों से डर जाएगा। देखिए, अगर देखा भी जाए, हाँ, मिसाइलें खूब सारी हैं ईरान के पास, 3,000 से 4,000 के आसपास प्लास्टिक मिसाइलें बताई जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर 200-400 मिसाइलें भी अगर दिल्ली दागी जाती हैं तो मुश्किल से 15 से 20 दिन तक का जखीरा इनके पास हो सकता है। उसके बाद में तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। अगर ईरान रणनीति के साथ चलता है तो भी नहीं टिकेगा। भाई रणनीति के साथ में चलने का क्या, जैसे ट्रुप्स वगैरह तो उसने पहले बना ही रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किन्हीं कंट्रीज से सपोर्ट ले लेगा तो भी कितने दिन पकड़ जाएगा? 2 महीना, 3 महीना तो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है कि ईरान टिक पाएगा अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने। मुश्किल है, क्योंकि रशिया और चाइना चाहते तो हैं ईरान को सपोर्ट करना, लेकिन डायरेक्ट तो सपोर्ट नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर तो ये सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी। भारत में खामनेई को लेकर इतना शोर क्यों मच रहा है? मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ और मुझे ईरान बुला ले। ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी
मैं वो हुसैन हूँ जो डरते नहीं है। हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है। देखिए भारत तो वैसे तो न्यूट्रल है, अगर गवर्नमेंट के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ईरान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक कम्युनिटी विशेष है जिसका सुप्रीम लीडर था एक तरह से खामनेई, तो शायद उनको कहीं ना कहीं दिल में एक होता है ना कि भाई उनके लिए भगवान थे और किसी भी तरह से उनके या धर्म के अच्छे किसी महापुरुष का या एक तरह से उनके भगवान का मारा जाना तो उनको अंदर से शायद कष्ट दे रहा होगा। इससे ज़्यादा तो कोई बड़ी वजह नहीं लगती है। लेकिन ईरान में तो लोग डांस कर रहे हैं। हाँ, ईरान में लोग डांस कर रहे हैं क्योंकि कई सारी उसकी स्ट्रेटजी ऐसी थी जिससे लोग परेशान थे। खामनेई को लेकर के आरोप लगाया जाता है कि छोटी बच्चियों के साथ भी शोषण वगैरह करता था और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में तो, लेकिन हाँ कितनी सारी चीज़ें फैक्ट पे सच हैं कि नहीं है वो सारी चीज़ तो दुनिया देख ही लेगी, है ना। अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे दावे हैं, लेकिन ये ना कि यहाँ जो लोग कर रहे हैं वो पता नहीं किस बिहाफ पे कर रहे हैं। बस यही एक हो सकता है कि भाई कम्युनिटी वाला चक्कर हो और तो कुछ नहीं है। तो सर क्या लगता है आपको कि ये युद्ध कब खत्म हो जाएगा? देखिए युद्ध कब खत्म होगा इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और ऑडियंस भी देख ही रही है। और युद्ध उस दिन खत्म हो जाएगा शायद जिस दिन ईरान जो है वो घुटने टेक देगा इजराइल के सामने, या फिर तब खत्म हो जाएगा जब न्यूक्लियर वॉर वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं जो कि अमेरिका कह रहा है शुरू से कि भाई हम तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा है हमें इनसे, है ना। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि तख्ता पलट कर देंगे जैसे जिस दिन सरकार का। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो युद्ध टल भी सकता है या फिर ये लंबा भी चल सकता है, पर क्या होगा ये तो इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हमें भी पता चलेंगी आपके साथ ही और ऑडियंस के साथ। तो सर होप करते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो। हाँ बिल्कुल, हमारे पास होप ही है करने के लिए और वही कर सकते हैं। बाकी ऑडियंस को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।